नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हम समास को पढ़ेंगे। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका समास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और बहुत ही जल्दी और अच्छे शब्दों में मैं आपको समास के बारे में समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। परिभाषा: दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये समास की क्या है बच्चे? परिभाषा है। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। ठीक है, वो कैसे लोप होता है चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है राजा का पुत्र। इसमें ये जो का विभक्ति है, ठीक है, इसका यहाँ पे लोप हो गया तो ये क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। उसी तरीके से गुण से युक्त, ये एक शब्द गुणयुक्त बन गया और से विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। उसी तरीके से ये घुड़सवार है। ठीक है, इसमें घुड़सवार का क्या अर्थ है? घोड़े पर सवार। तो ये जो पर है, पर विभक्ति है, उसका लोप हो गया। तो इस परिभाषा में क्या बात कही जा रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और उसमें जो विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं उन सब का लोप हो जाता है। ठीक है, समास रचना में दो शब्द या दो पद होते हैं। पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? परिभाषा होगी। ठीक है, चलिए ये किस तरीके से संभव है, सिद्ध है, इसे हम देखते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसमें समस्त पद क्या है? समस्त पद किसे कहते हैं? ये जो पूरा पद है, ठीक है बच्चे, ये पूरा पद क्या है? इसे हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, फिर समास रचना से बने शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। इसमें ये क्या है? समस्त पद है। राजपुत्र क्या है? समस्त पद है। लेकिन हम इसे जब विग्रह करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का समास विग्रह होगा, माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता, ये उसका विग्रह यानी कि खंड खंड करना। ठीक है, तोड़ना उसे। तो चलिए समास के 6 भेद होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। ये कितने हैं? 6 समास होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के, मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास: जिस समस्त पद में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चे, एक इसे चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे दानवीर, ये इसमें जो उत्तर पद है वीर, इसमें वीरता का बोध हो रहा है। दान में वीर, ठीक है, और देशवासी में वासी शब्द की प्रधानता यानी इसके उत्तर पद की प्रधानता है। तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के बच्चे 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चे, तत्पुरुष समास को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसमें जो विभक्तियाँ होती हैं उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसमें दानवीर है, दान में वीर, इसमें ये जो में विभक्ति है, ठीक है, दानवीर, इसमें ये जो में है इस विभक्ति का लोप हो गया और ये दानवीर हो गई। इसी तरीके से देश का वासी, इसमें का जो विभक्ति है इसका मतलब लोप समझ में आ रहा है इस शब्द में। ठीक है, समस्त पद में। तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें विभक्तियों का भी लोप होता है। चलिए अब हम जो तत्पुरुष के भेद हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो बच्चे, इसमें आपको कारक याद होना चाहिए कि जो कारक होते हैं हिंदी के, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, ऐसे करके जो कारक होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप तत्पुरुष समास को पहचान पाओगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी कारक तो सभी को याद ही होंगे। देखिए, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म के कारक कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह जो को होता है, ठीक है, उसका लोप हो जाता है। जैसे जेब कतरा, इसमें इसका अर्थ क्या है? जेब को कतरने। यहाँ पे को जो है विभक्ति, इसका लोप हो गया, जेब कतरा हो गया। उसी तरह से यश को प्राप्त, इसमें ये जो को विभक्ति है इसका क्या है?
ये जो को कारक है इसका क्या है, लोप हो गया है, तो ये क्या हो गया, यश को प्राप्त। ठीक उसी तरीके से करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह से, ये जो विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है, इस कारक का क्या हो गया, लोप हो गया। तो रोग पीड़ित, इसका अर्थ क्या होगा, रोग से पीड़ित। ये जो से क्या है, एक कारक है, ठीक है, इसका क्या हो गया, रोग पीड़ित में लोप हो गया, तो ये करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान के कारक विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय का अर्थ क्या है, विद्या के लिए आलय, यहाँ पे के लिए जो कारक है इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये क्या हो गया, एक शब्द मिलके क्या हो गया, समस्त पद विद्यालय हो गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए। और आपको अगर इस समास का PDF भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट करिए, मैं जल्द ही न्यू वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, इसका अर्थ क्या होगा, धन से हीन होना, तो यहाँ पर से विभक्ति क्या है, इसका क्या हो गया, लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, धनहीन हो गया, है ना। तो ये क्या है, आपादान तत्पुरुष है। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। ये सब विभक्ति चिन्ह है बच्चे, ठीक है। जब आप कारक पढ़ोगे तो उसमें विभक्ति चिन्ह आएगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि विभक्ति चिन्ह क्या होती है। ठीक है, एक बार आप कारक पढ़ लेना। जैसे गंगा तट, यहाँ पे गंगा का तट, ये जो का है ये क्या है, विभक्ति कारक है, ठीक है, कारक है ये, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऐसे ये होता है, ये कारक है। तो यहाँ पे गंगा का तट, यहाँ का क्या हो गया, गंगा तट हो गया, ठीक है, का यहाँ पे लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में तथा पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप बीती का अर्थ है आप पर बीती, ये जो पर विभक्ति है, ठीक है, इसका क्या हो गया, लोप हो गया, तो पर कारक का लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, आप बीती हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये 6 तत्पुरुष जो होते हैं, ठीक है, तत्पुरुष के 6 ये जो भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, आपादान, अधिकरण, इसके बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, आप चाहो तो ये सब लिख भी सकते हो, लिख के समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट नोट आप बना सकते हो ये वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में चीज़ों को समझा रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको चीज़ें अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा समाज का। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कर्मधारय समास। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए परिभाषा क्या, जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात कही जाती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात कही जाती है ना। ये सब क्या है, विशेषण विशेष है। यहाँ पे उपमान का उपमेय से कोई ना कोई संबंध समझ में आता है ना, और कुल मिला के एक शब्द बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। कर्मधारय का एक आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे कि इस कर्मधारय समास में वो किसी की उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, दो शब्दों के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमुख। ठीक है, नीला है जो कमल, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नील कमल। यहाँ पे उपमा दी जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आप कर्मधारय को समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जहाँ दोनों पद गौड़ होते हैं क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं और वे किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रशेखर, यहाँ पे चंद्र और शेखर ये दोनों पद गौड़ रूप से हैं, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। ये किसी तीसरे पद की, ये दोनों मिल करके किसी तीसरे पद यानी कि शिव की महत्ता का वर्णन करें, शिव का याद दिला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है बहुब्रीहि समास। और अक्सर एक और उदाहरण है कि बहुब्रीहि समास को आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुब्रीहि समास में अक्सर भगवान के नाम या फिर कोई विशेष प्रसिद्धि प्राप्त चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो अपने आप में बहुत यूनिक हैं, जैसे भगवान हो गए, ठीक है, 12 सिंघा हो गया, 12 सींगों वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश की बात कही जा रही, ठीक है, लंबोदर। तो ये क्या हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए कि 12 सिंगा हो गया, 12 सींग है जिसके, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। 12 सिंह है जिसके, 12 सिंगा, ठीक है। तो समझ आ रही है बात आपको। बहुब्रीहि समास में हम क्या, जहाँ दोनों पद गौड़ होते हैं और वे किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो क्या है बहुब्रीहि समास है। चलिए अब देख लेते हैं द्वंद्व समास। बहुत ही आसान ये समास होता है, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चे कि उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उसमें बीच में आप मतलब ये साइन जो है ना, ये चिन्ह आप देखोगे, ठीक है। उसमें और द्वंद्व समास की एक और है कि इसमें और तथा या ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही मतलब छिपी हुई अर्थ में नज़र आएंगी, ठीक है। जैसे माता डैश पिता, ये डैश जो है, ठीक है, ये आपको मिलेगा किसी भी द्वंद्व समास का जब उदाहरण होगा तो ये डैश मिलेगा, तो आप उसको आसानी से समझ जाओगे कि वो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का परिभाषा ही होता है कि इसमें दोनों पद आपस में बहुत ही मतलब प्रधान होते हैं। जैसे माता अपने आप में प्रधान है, पिता भी अपने आप में, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता भाई बहन ये सब क्या है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्विगु, अब हम आते हैं द्विगु समास पर। इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास जो होता है वो क्या होता है कि जो द्विगु समास हमारा होता है वो संख्या प्रधान होता है, ठीक है, उसमें संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे आप द्विगु समास का कोई भी उदाहरण देखोगे तो उसमें जो पहला शब्द होगा, ठीक है, उसमें संख्या आपको अपने आप समझ में आएगा, संख्या की प्रधानता। जैसे त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार, ठीक है। त्रिभुज, इसमें 3 भुजाओं का समाहार, है ना, तो ये द्विगु समास है। त्रिनेत्र, 3 आँखों वाला, है ना, तो क्या है देखो बच्चे, कहीं कहीं पे इसमें बहुत अपवाद स्वरूप चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। लेकिन बेसिकली यही सारे उदाहरण होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से, और आप एक बेसिक आपको याद रहेगा इसका परिभाषा तो आप कर लोगे, ठीक है। आप किसी का भी परिभाषा बस याद कर लो तो आप आसानी से समास को समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पूर्व यानी पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो अव्ययी भाव समास जो होता है वो उपसर्ग आप जानते हो, उपसर्ग प्रमुख होता है, ठीक है, उपसर्ग प्रमुख होता है। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यथाशक्ति, यहाँ पे यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एक इसका ये भी मैं आपको ट्रिक बता दी कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग प्रमुख होता है। दूसरा, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें प्रति क्या है अव्यय है, यथा क्या है अव्यय है, प्रतिदिन दिन प्रत्येक दिन, है ना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो गया अव्ययी भाव समास हो गया। तो चलिए दोस्तों इतना आज हो गया समास, ठीक है, समास के बारे में हमने पढ़ लिया। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मॉडल प्रश्न है, इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि समास कितना कर पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए और समास के भेद बताइए। बच्चे मॉडल क्वेश्चन आप देख लो और इसको आप पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है, इसका उत्तर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आप पॉज करके कोशिश करना लगाने का। आपको समास मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बार। कर्म में वीर, यहाँ क्या है, में कारक का मैंने बताया था। ठीक है, कारक आ रहा है तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे किसी तीसरे पद की महत्ता का वर्णन कर रहा है तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तीन राहों का समाहार, क्या हो गया, तीन राहों की बात की जा रही तो क्या हो गया, द्विगु समास। नीली है जो गाय, नीली है जो उपमान उपमेय का संबंध बता रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय समास हो गया। पांच रत्नों का समाहार, द्विगु समास। विवेक से हीन, आपादान तत्पुरुष समास। देश का वासी, तत्पुरुष समास। जीवन भर, अव्ययी भाव समास। स्वर्ग और नरक, द्वंद्व समास। 100 वर्षों का समूह, द्विगु समास। चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। लोक में प्रिय, तत्पुरुष समास। हिम के लिए आलय, तत्पुरुष समास। 10 है आनंद यानी कि सिर जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। लोटा और डोरी, द्वंद्व समास। वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, बहुब्रीहि समास। जितना संभव हो, अव्ययी भाव समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। तो चलिए बच्चे, होप सो आपको बहुत ही अच्छे से समास समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।